दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के इतिहास भारत एवं समकालीन विश्व का अंतिम अध्याय अध्याय 8 पहनावे का सामाजिक इतिहास। दोस्तों, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे पहनावा या पोशाक किस प्रकार से व्यक्ति के सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पर शायद ही हमारा ध्यान जाता हो कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनका भी एक इतिहास है। विभिन्न वर्गों और तबके को लोग, मर्द, औरत, बच्चे क्या पहने इसको लेकर समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं और कहीं कहीं तो उनका सख्ती से पालन भी किया जाता है और इन कायदों से दुनिया में लोगों की पहचान बनती है। इन्हीं के जरिए वे खुद को परिभाषित करते हैं और इन्हीं से सौम्यता और सुंदरता की, शर्म और मर्यादा की हमारी कसौटियां भी बनती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता है, विचार और कपड़ों में भी बदलाव आते हैं और इन सब के बारे में हम आसानी से देख भी सकते हैं। दोस्तों, आधुनिक दुनिया के उदय का इतिहास कपड़ों में हुए नाटकीय बदलाव का इतिहास भी है और इस अध्याय में हम आधुनिक काल यानी 19वीं और 20वीं सदी में आए इन बदलावों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों शताब्दियां अहम या महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो 18वीं शताब्दी में जनवादी क्रांतियों और पूंजीवादी विकास के पहले यूरोप के ज़्यादातर लोग क्षेत्रीय वेशभूषा धारण करते थे, यानी वहाँ के लोग क्षेत्रीय ढंग पे जो उनके क्षेत्र में विशेष वेशभूषा थी उसको लोग पहनते थे। पहनावे की शैलियाँ स्थानीय समाज में लोगों की सामाजिक हैसियत से तय होती थीं और इससे फर्क पड़ता था कि कोई व्यक्ति किस वर्ग का है और उसी के आधार पर उसका पहनावा भी होता है। 18वीं शताब्दी के बाद दुनिया के अधिकांश हिस्से यूरोप के उपनिवेश बना लिए गए, जनतांत्रिक आदर्शों का प्रसार हुआ और समाज औद्योगिक होने लगे। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप क्या हुआ कि लोगों की वेशभूषा और उसके मायने पूरी तरह बदल गए और अब लोग दूसरी संस्कृतियों या इलाकों में उपलब्ध सामग्री और शैली को अपना सकते थे और दुनिया भर के लोग पश्चिमी परिधान में सजने लगे। आपने अध्याय 1 में देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति ने किस तरह सामाजिक और राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं को बदल डाला था और क्रांति की आंधी में उस समय परिधान संहिता जो समचुअरी ला कहलाती थी भी उड़ गई। आखिर ये कानून क्या थे? दोस्तों, आइए जानते हैं समचुअरी कानून और सामाजिक ऊंच नीच के बारे में। दोस्तों, मध्यकाल में यूरोप में जो था वो समाज विभिन्न तबकों पर परिधान संहिताएं लागू करने के लिए सचमुच के कानून बनाए जाते थे और इस कानून में होता था कि कोई क्या पहनेगा और बहुत बारीक चीज़ों पर भी ध्यान इसमें दिया जाता था। 1294 से फ्रांसीसी क्रांति 1789 तक फ्रांस के लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वो समचुअरी कानूनों का पालन करें। इन कानूनों का उद्देश्य था समाज के निचले तबकों के व्यवहार का नियंत्रण, उन्हें खास कपड़े पहनने, खास व्यंजन खाने और खास तरह के पेय यानी मुख्यतः शराब पीने और खास इलाकों में शिकार खेलने की मनाही थी। इस तरह मध्यकालीन फ्रांस में साल में कोई कितने कपड़े खरीद सकता था ये सिर्फ आमदनी पर निर्भर नहीं था बल्कि उसके सामाजिक ओहदे से भी तय होता था। परिधान सामग्री यानी जो हमारा पोशाक है वो किस चीज से बनी हो वो भी कानून सम्मत होनी थी। सिर्फ शाही खानदान ही बेशकीमती कपड़े पहन सकता था। एमाइन, फर, रेशम, मखमल या जरी की पोशाक सिर्फ राजा रजवाड़े ही पहन सकते थे। कुलीनों से जुड़े कपड़ों के जनसाधारण द्वारा इस्तेमाल पर पाबंदी थी। तो किस प्रकार से पोशाकों के द्वारा ही समाज में जो है विभिन्नता प्रकट की गई थी। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति ने इस भेदभाव का अंत कर दिया था। दोस्तों, जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने खुद को सौकुलात इसलिए कहना शुरू किया कि वे कुलीन वर्ग के फैशनदार घुटन्ना पहनने वाले लोगों से खुद को अलग दिखा सकें। सौकुलात का मतलब ही था कि बिना घुटने वाले। इसके बाद मर्द औरत दोनों ही ढीले ढाले और आरामदेह कपड़े पहनने लगे। फ्रांसीसी तिरंगे के 3 रंग नीला, सफेद और लाल लोकप्रिय हो गए और इन्हें पहनना देशभक्त नागरिक की निशानी बन गया। पोशाक के रूप में दूसरे राजनीतिक प्रतीक भी पहने जाने लगे और स्वतंत्रता की निशानी लाल टोपी, लंबी पतलून और तिरछी टोपियां जिन्हें काकेट कहा जाता था, पहनावे की सादगी से समानता का भाव प्रकट होता था। यहाँ पर देखिए, इस चित्र को देखिए, ये 18वीं सदी में इंग्लैंड के एक उच्च वर्गीय जोड़ी दिखाई गई है। अंग्रेज कलाकार टॉमस गैंसबोरो 1727 से 1788 द्वारा बनाई गई एक तस्वीर है। एमाइन, दोस्तों, एमाइन एक फर की एक किस्म है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं और काकेड एक तरफ करके पहने जाने वाली टोपी होती थी। यहाँ पर देखिए, विभिन्न परिधानों से आप पहचान सकते हैं कि किस वर्ग के लोग कौन सा परिधान पहनते थे। यहाँ 1791 में एक मध्यम वर्गीय महिला का चित्र है। फ्रांसीसी क्रांति के समाज सेवक देखिए किस तरह का परिधान पहने हुए हैं और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये एक कुलीन जोड़ी है। इसके अलावा देखिए, एक सौकुलात परिवार है यहाँ पर। तो दोस्तों,
देखिए, होता ये था कि सारे समझौरी कानून सामाजिक ऊंच नीच पर जोर नहीं देते थे। इसमें से कुछ कानून तो आयात से देसी उत्पादों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। मिसाल के तौर पर 16वीं सदी के इंग्लैंड में फ्रांसीसी और इटालवी सामग्री का आयात कर बनाई गई मखमल की टोपियां पुरुषों में बहुत लोकप्रिय थीं, और इंग्लैंड में कानून बनाकर ऊंचे ओहदे के लोगों और 6 साल से नीचे के बच्चों को छोड़कर सभी के लिए रविवार की छुट्टियों के दिन इंग्लैंड में बनी ऊनी टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, और ऐसा इसलिए था कि लोग बाहर से ज्यादा आयात न कर पाए। दोस्तों, पोशाक और खूबसूरती के पैमाने क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर एक उच्च वर्गीय शादी का एक दृश्य है। अंग्रेज चित्रकार विलियम होगार्थ द्वारा ये चित्र बनाया गया है। दोस्तों, समझौरी कानूनों के खात्मे का मतलब ये नहीं था कि यूरोपीय देशों में हर कोई एक जैसी पोशाक पहनने लगा। अंतर उनमें अब भी था, क्योंकि बड़े लोग अलग ढंग के कपड़े पहनते थे और जो निम्न वर्ग के लोग थे, जिनकी हैसियत नीची थी, वो अलग ढंग के परिधान पहनते थे। दोस्तों, इसका मतलब या संचुरी कानूनों की खात्मे का मतलब ये था कि जो विशेषाधिकार थे, कुलीन वर्गों के विशेषाधिकार, उनको समर्थन देने वाले कानून समाप्त हो गए थे, लेकिन सामाजिक तबकों के बीच अंतर जारी था। इसलिए गरीब लोग अमीर जैसे कपड़े नहीं पहन सकते थे। लेकिन देखिए, अपनी अपनी वेशभूषा जो थी, उसमें खूबसूरती, बदसूरती, उचित अनुचित, शालीनता और फूहड़पन के विचार और मानक भी अलग अलग थे। दोस्तों, पहनावे की शैलियों का फर्क मर्दों और औरतों के बीच में भी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनी और गरीब वर्ग के बीच था। पहनावे का जो अंतर था, ये मर्द और औरतों के बीच था। विक्टोरियाई इंग्लैंड में महिलाओं को बचपन से ही आज्ञाकारी, सुशील और दब्बू होने की शिक्षा दी जाती थी। आदर्श नारी वही थी जो सुख दुख या दुख दर्द सह सके। मर्दों को गंभीर, धीर, बलवान, आजाद और आक्रामक होने की उम्मीद की जाती थी। वहीं औरतों को छुई मुई, निष्क्रिय और दब्बू माना जाता था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहनावे की रस्मों रिवाज में अंतर था। छुटपन से ही लड़कियों को सख्त फीतों से बंधे कपड़े स्टेज में कसकर बांधा जाता था। मकसद ये था उनके जिस्म का फैलाव न हो, उनका बदन इकहरा रहे, और थोड़ी बड़ी होने पर लड़कियों को बदन से चिपटे कारसेट पहनने होते थे। टाइट फीतों से कसी पतली कमर वाली महिलाओं को आकर्षक, शालीन, सौम्य समझा जाता था, और इस तरह विक्टोरियाई महिलाओं को अबला, दब्बू छवि बनाने में पोशाक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर देखिए, विलियम होगार्थ का चित्र है। इतनी कम उम्र में भी इतनी पतली कमर पर आपने गौर किया होगा, और यह संभवतः कारसेट के कसाव का नतीजा था। लंबे गाउन से उसकी गति जरूर बाधित होती होगी। दोस्तों, महिलाओं ने इन तौर तरीकों को कैसे लिया? देखिए, आदर्श नारी की परिभाषा बहुत सारी महिलाएं मानती थीं। ये संस्कार उनके माहौल में पूरी तरह, वहाँ स्कूल में, घर में, परिवार में, हर जगह था। लेकिन ये भी माना गया कि सहनशीलता स्त्रीत्व का जरूरी गुण है। आकर्षक और स्त्री की तरह दिखने के लिए उनका कारसेट पहनना जरूरी है। इसके लिए शारीरिक कष्ट या यातना भोगना मामूली बात थी। कारसेट चुस्ता और सख्त जनाना बॉडी से होता था, इससे देह की आकृति बनती थी। लेकिन इन मूल्यों को सभी औरतों ने स्वीकार नहीं किया। 19वीं सदी के दौरान विचार बदले। इंग्लैंड में 1830 के दशक तक महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था, और सफ्रेज आंदोलन के जोर पकड़ने पर पोशाक सुधार की मुहिम भी चल पड़ी। महिला पत्रिकाओं ने यह बताना शुरू किया कि ये तंब कार लिबास और कारसेट पहनने से इस युवतियों में कैसी कैसी बीमारियां और अनेक प्रकार की कमियां आ जाती हैं। ऐसे पहनावे जिस्मानी विकास में बाधा पहुंचाते हैं, रक्त प्रवाह भी धीमा होता है, मांसपेशियां अविकसित रह जाती हैं और रीढ़ भी झुक जाती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि महिलाएं आमतौर पर कमजोरी की शिकायत लेकर आती हैं, बताती हैं कि शरीर निढाल रहता है और जब तक बेहोश हो जाया करती हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, महिलाओं के जो प्रचलित वेशभूषा थे, उन पर कुछ नए नियम महिलाओं द्वारा ही लगाए गए, और कुछ महिलाओं ने इन कपड़ों को पहनने से इनकार भी किया था। दोस्तों, अमेरिका में भी पूर्वी तट के गोरे प्रवासी बसिंदों के बीच ऐसा ही आंदोलन चला। पारंपरिक जनाना लिबास को कई कारणों से बुरा बताया गया और कहा गया कि लंबे स्कर्ट, घाघरा, लहंगा फर्श बुहारते चलते हैं, अपने साथ कूड़ा करकट बटोरते चलते हैं, जो बीमारी का कारण है। फिर स्कर्ट इतने विशाल होते थे कि संभाले नहीं संभलते थे, चलने में परेशानी होती थी। दोस्तों, वस्त्र सुधार से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा, ऐसा कहा गया। कपड़े अगर आरामदेह हो तो औरतें भी काम धंधा कर सकती हैं, स्वतंत्र भी हो सकती हैं। राष्ट्रीय महिला मताधिकार सभा में श्रीमती स्टैंटन के नेतृत्व में और लूसी स्टोन वाली महिला मताधिकार सभा ने 1870 के दशक में पोशाक सुधार के लिए मुहिम चलाई। इन लोगों का कहना था कि कपड़ों को सरल बनाओ, स्कर्ट छोटी करो और कारसेट का त्याग करो, और इस तरह अटलांटिक के दोनों तरफ आसानी से पहने
जाने वाले कपड़ों की मुहिम चल पड़ी। यहाँ पर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महिला है, ये पोशाक सुधार के पहले इनका कपड़ा किस तरह से ये बना हुआ है। सरल बनाओ पोशाक सुधारो आंदोलन, ये रेशनल ड्रेस रिफॉर्म आंदोलन था। श्रीमती अमेलिया ब्लूमर पहली अमेरिकी महिला सुधारक थीं जिन्होंने एड़ी तक के ट्राउजर पर ढीले ढाले ट्यूनिक पहनने का चलन चलाया। ट्राउजर के और भी नाम थे, जैसे ब्लूमर, रेशनल्स या निकर बारकस। इंग्लैंड में नेशनल ड्रेस सोसाइटी की शुरुआत दोस्तों 1881 में हुई, लेकिन इससे कुछ खास नतीजे नहीं निकले। महिलाओं के पहनावे में गुणात्मक बदलाव जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण आया था। दोस्तों, सामाजिक मूल्यों में बदलाव लाने में सुधारक फौरन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कोई भी जो सुधार कार्यक्रम होता है तुरंत नहीं दिखता है, उसके लिए समय लगता है। दुनिया और दकियानूस या परंपरावादी सोच के लोगों ने इस परिवर्तन का विरोध भी किया और इन लोगों का मानना था कि अगर जो महिलाएं इस प्रकार के परिधान नहीं पहनेंगी तो उनकी खूबसूरती और शालीनता भी गायब हो जाएगी। लेकिन इन लगातार हमलों से त्रस्त होकर कई महिला सुधारकों ने अपने कदम वापस घरों में खींच लिए और एक बार फिर पारंपरिक पोशाक भी पहनने लगी। फिर भी 19वीं सदी के अंत तक हवा का रुख बदल चुका था। कई तरह के दबाव में आकर सौंदर्य के विचार और पहनावे की शैलियों में बुनियादी तौर पर बदलाव आए और नए वक्त के साथ नए मूल्य भी चलन में आए। तो ये नए मूल्य क्या थे, इनके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में नई सामग्री और नई प्रौद्योगिकी ने इस परिवर्तन को संभव बनाया और 2 विश्व युद्धों और महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तन के चलते भी बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। दोस्तों, नई सामग्री क्या थी? तो 17वीं सदी के पहले ज्यादातर ब्रिटिश महिलाओं के पास आमतौर पर फ्लैक्स, लिनेन या ऊन के कपड़े बहुत कम होते थे। इन्हें साफ करना भी मुश्किल था। सन 1600 के बाद भारत के साथ व्यापार के चलते सस्ती और रख रखाव में आसान भारतीय छींट कई यूरोपियों के घरों में उनके अलमारियों का हिस्सा बन गई। उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां पे सूती वस्त्रों का जो है उत्पादन बढ़ा और सूती वस्त्र आसानी से उपलब्ध हो गए। महिला पत्रिकाओं में तूफान खड़ा कर देने वाले भारी भरकम और उलझाऊ अंतर वस्त्रों को 1870 तक धीरे धीरे त्याग दिया गया। कपड़े अब हल्के, छोटे और पतले होने लगे। फिर भी 1914 तक कपड़े एड़ी तक होते ही थे और ये लंबाई 13वीं सदी से बदस्तूर चली आ रही थी। लेकिन 1915 में स्कर्ट का पायचा उठकर अचानक पिंडलियों तक आ गया था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये एक महिला का चित्र है, किस तरह से जो है ये आधुनिक ड्रेस लग रही है। दोस्तों, महायुद्ध भी इस मामले में महत्वपूर्ण रहा। महिला परिधान में कई बदलाव दोनों विश्व युद्धों के कारण हुए। यूरोप में ढेर सारी औरतों ने जेवर और बेशकीमती कपड़े पहनना छोड़ दिया और उच्च वर्ग की महिलाएं अन्य तबकों की नारियों से घुलने मिलने लगी, जिससे सामाजिक सीमाएं टूटे और महिलाएं एक जैसी दिखने लगी। प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 से 1918 के बीच हुआ था। कपड़ों के छोटे होने के निहायत व्यवहारिक कारण थे और 1917 तक आते आते 70,000 औरतें हथियार की फैक्ट्रियों में काम कर रही थीं। वो ब्लाउज और पैंट में कामकाजी वर्दी पर ऊपर से स्कार्फ डाल लेती थीं। बाद में इस वर्दी ने ओवरऑल के साथ टोपी का रूप ले लिया था और जंग जब लंबा खिंचने लगा, चटक रंग गायब होने लगा, हल्के रंग पहने जाने लगे, यानी कपड़े सादे और सरल हो गए और स्कर्ट और भी छोटे हो गए। 20वीं सदी तक आते आते कठोर और सादगी भरी जीवन शैली गंभीरता और प्रोफेशनल अंदाज का पर्याय बन गई। बच्चों के नए विद्यालयों में सादी पोशाक पर जोर दिया गया, तड़क भड़क को हतोत्साहित किया गया। लड़कियों के पाठ्यक्रम में जिम्नास्टिक और खेलों का प्रवेश हुआ। उन्हें खेलने कूदने की आज़ादी मिली, इसलिए उनके कपड़े थोड़े आरामदेह बनाए जाने लगे। दोस्तों, इस तरह क्या हुआ, पहनावे का इतिहास समाज के बड़े इतिहास से जुड़ा हुआ है और पहनावे और खूबसूरती की परिभाषा समाज की प्रभुत्वशाली संस्कृति और रवैये से तय होती है और ये ख्याल वक्त के साथ बदल जाता है। फिर भी ये चीज़ तो स्पष्ट है कि सुधारकों और रूढ़िवादियों के बीच इन आदर्शों को शक्ल देने के लिए संघर्ष चले और टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बदलाव और नए वक्त के दबाव ने लोगों की परिवर्तन की जरूरत का एहसास भी कराया। आइए देखते हैं भारत में किस तरह जो पोशाक था उसमें बदलाव हुए। दोस्तों, भारत लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। यहाँ पर देखिए, बंबई में पारसी समुदाय 1863 में कौन सी पोशाक पहने हुए हैं और गोवा में ईसाई धर्म और पश्चिमी पहनावा अपनाने वाले लोग 1907 का चित्र है। इसके अलावा कार्टून द मॉडर्न पैट्रियाट गगनेंद्र नाथ टैगोर 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पर ये कार्टून दिखाया गया है। इंडियन सारीवारी में छपा एक कार्टून 1873 में यहाँ पर दिखाया गया है।
दोस्तों, हुआ ये कि भारत में क्या हो रहा था जब इस दौर में दुनिया के अनेक देशों में परिधान के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो औपनिवेशिक काल में पुरुष और नारी परिधानों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। एक तरफ इसके पीछे पश्चिमी ड्रेस शैली और मिशनरियों के काम का असर था, तो दूसरी तरफ भारतीयों द्वारा प्रचारित ऐसे पहनावे का भी जो देसी परंपरा और संस्कृति में रचा बसा था। कपड़ा और पहनावा दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए थे, और यदि हम इन प्रतीकों पर नजर डालेंगे तो हिंदुस्तानियों की प्रतिक्रिया इस जो है पहनावे पर तीन तरह की थी। बहुत से लोग, खासकर मर्द, पाश्चात्य पहनावे की कुछ चुनिंदा चीजों को अपनाने लगे थे, जैसे बैगी ट्राउजर और फेंटा या हैट के साथ कॉलर वाले कोट और बूट पहने जाने लगे। जेंटलमैन दिखने में कोई कसर न रह जाए इसलिए हाथ में एक छड़ी ले ली जाती थी। पश्चिमी ड्रेस का आकर्षण निम्न जाति के उन तबकों में भी था जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। उनके लिए ये मुक्ति का प्रतीक था, जहां औरतों से ज्यादा मर्दों ने ये चलन अपनाया था। और दूसरी चीज ये थी, कुछ लोगों का ये निश्चित मत था कि पश्चिमी संस्कृति जो थी उससे पारंपरिक सांस्कृतिक अस्मिता का नाश हो जाएगा। उनके लिए पश्चिमी पोशाक पहनना कलयुग के आने जैसा था। यहाँ पर देखिए, छपे कार्टून में धोती के साथ बंगाली बाबू द्वारा फिरंगी बूट और हैट पहनने के कारण उसका माखौल उड़ाया गया है। इसके अलावा तीसरी बात यह थी कि कुछ पुरुषों ने इस दुविधा का हल ऐसा ढूंढा कि अपनी भारतीय पोशाक छोड़े पश्चिमी कपड़े पहनने शुरू कर दिए। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में कई बंगाली अफसरों ने घर में काम के लिए पश्चिमी शैली के वस्त्र रखने शुरू कर दिए और घर पर आते ही वो आरामदेह हिंदुस्तानी कपड़ों में समा जाते थे। 20वीं सदी के मानव शास्त्री वेरियर एल्विन याद करते हैं कि पूना में पुलिसकर्मी ड्यूटी आते वक्त सड़क पर ही कपड़े बदल लेते और घर तक सिर्फ ट्यूनिक और अंतर वस्त्र या इनर गारमेंट में पैदल जाते। बाहरी और अंदरूनी दुनिया का यह अंतर अभी भी कई लोग बरतते हैं, और कुछ अन्य लोगों ने पश्चिमी और देसी पोशाक को एक साथ पहनकर इस उधेड़बुन से राहत पाई। लेकिन वेशभूषा में बदलाव के इतिहास में भी काफी फेरबदल हुआ है। पहला है जाति संघर्ष और पोशाक परिवर्तन। भारत में यूरोपीय किस्म के समचुअरी कानून नहीं थे, लेकिन यहाँ खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, इसकी अपनी सामाजिक संहिताएं थी। प्रभुत्वशाली जाति या बड़ी जाति जो थी अधीनस्थ या निचली जातियों के लोगों के निर्देश या नियम बनाती थी कि वो लोग क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे। मई 1822 में दक्षिण भारत की त्रावणकोर रियासत में प्रभुत्वशाली जाति के नायरों ने शनार जाति की महिलाओं पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी भाग पर कपड़े डालने की हिम्मत की थी। आगे के दशकों में वस्त्र संहिता को लेकर कई हिंसक टकराव होते रहे। शनार, जिन्हें बाद में नाडर नाम से जाना गया, इस समुदाय के बहुत से लोग अधीनस्थ जाति के माने जाते थे। यही कारण है कि उन्हें छतरी लेकर चलने, जूते या सोने के गहने पहनने की मनाही थी, और लोकल रिवाज भी ये था कि मर्द क्या औरत प्रभुत्वशाली जाति वाले के सामने ऊपरी शरीर पर कोई नहीं ढकेगा। दोस्तों, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के आकर धर्मांतरित शनार महिलाओं ने 1820 के दशक में सिली हुई ब्लाउज और कपड़ों से प्रभुत्वशाली जाति वालों की तरह अपना तन ढकना शुरू किया। अय्या बैंकुंठर जैसे हिंदू सुधारकों ने भी पोशाक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जल्द ही नायर जाति के लोग हरकत में आ गए और उन्होंने सरेआम इन औरतों पर हमले करके उनके ऊपरी वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए। अदालत में भी पोशाक परिवर्तन की इस मुहिम के खिलाफ अर्जियां दी गईं। ऐसा इसलिए भी हुआ चूंकि शनार इस समय प्रभुत्वशाली जाति की मुफ्त सेवा टहल करने से इनकार करने लगे थे। शुरू में त्रावणकोर की सरकार ने 1829 में घोषणा करवाई कि शनार औरतें अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने से बचे, लेकिन इसके बावजूद शनार ईसाई, यहाँ तक कि शनार हिंदू महिलाओं ने अंगिया, ब्लाउज जैसे ऊपरी वस्त्रों को अंगीकार करना जारी रखा। त्रावणकोर रियासत में 1855 में दास प्रथा की समाप्ति से प्रभुत्वशाली जाति वाले और कुंठित हुए। उन्हें लगा कि उनका नियंत्रण टूट रहा है, और अक्टूबर 1859 में एक दिन बाजार में शनार महिलाओं पर हमले हुए और उनके कपड़े उतारे गए तो दंगा भड़क उठा। घर लूटे गए, गिरजाघरों को जलाया गया, और आखिर में सरकार ने एक और घोषणा जारी की जिसके तहत शनार महिलाओं, चाहे हिंदू या ईसाई, को जैकेट आदि से ऊपरी शरीर को मर्जी मुताबिक ढकने की इजाजत मिल गई, लेकिन ठीक वैसे नहीं जैसे ऊंची जात की महिलाएं ढकती थीं। दोस्तों, ब्रिटिश राज और पोशाक संहिताएं। तो भारतीय वेशभूषा पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया हुई और हिंदुस्तानियों का अंग्रेजी रवैये के प्रति क्या रुख रहा, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अलग अलग संस्कृतियों में किसी भी परिधान में अक्सर भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं, और कई मौकों पर इससे गलतफहमी पैदा होती है, टकराव होते हैं, और पहनावे में ब्रिटिश राज के दौरान आए बदलाव इसी टकराव का नतीजा थे। जरा पगड़ी और हैट को लीजिए। जब शुरू में यूरोपीय व्यापारी भारत आने लगे तो उनकी पहचान हैट वालों की थी, जबकि हिंदुस्तानियों की पगड़ी वालों की। सिर पर धारण की जाने वाली ये दोनों चीजें देखने में अलग थीं, उनके मायने भी जुदा
मुद्दा थे। भारत में पगड़ी धूप गर्मी से बचाव करती थी, सम्मान का प्रतीक भी थी, जिसे जब चाहे उतारा नहीं जा सकता था। पश्चिमी रिवाज ये था कि जिन्हें आदर देना हो सिर्फ उनके सामने हैट उतारा जाए। इस सांस्कृतिक भिन्नता से गलतफहमी पैदा हुई। ब्रिटिश अफसर जब हिंदुस्तानियों से मिलते और उन्हें पगड़ी उतारते न पाते तो अपमानित महसूस करते थे। दूसरी तरफ बहुतेरे हिंदुस्तानी अपनी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता को जताने के लिए जानबूझकर पगड़ी पहनते थे। इसी तरह का टकराव जूतों को लेकर हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत में रिवाज था कि फिरंगी अफसर भारतीय शिष्टाचार का पालन करते हुए देसी राजाओं और नवाबों के दरबार में जूते उतार कर जाएंगे। कुछ एक अंग्रेज अधिकारी भारतीय वेशभूषा भी धारण करते थे, लेकिन 1930 में सरकारी समारोहों पर उन्हें हिंदुस्तानी लिबास पहनकर जाने से मना कर दिया गया, ताकि गोरे मालिकों की सांस्कृतिक नाक ऊंची बने रहे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेटा के नाम से विख्यात मैसूरी पगड़ी की किनारी पर सोने की पट्टी चढ़ी होती थी। यह पगड़ी 19वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर दरबार की दरबारी वर्दी हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी के आखिर में बहुत सारे अफसर, शिक्षक और कलाकार पगड़ी पहनने लगे थे। वे अक्सर पश्चिमी सूट और पगड़ी दोनों साथ साथ पहनते थे, जो इस बात का प्रतीक थी कि वे रियासत के कर्मचारी हैं। अब मैसूरी पगड़ी मुख्य रूप से समारोहों के मौके पर और प्रतिष्ठित मेहमानों के स्वागत में पहनी जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चित्र है एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का, जाने माने इंजीनियर, टेक्नोक्रेट और 1912 से 1918 तक मैसूर रियासत के ये दीवान रहे। वो पश्चिमी शैली 3 पीस सूट के साथ पगड़ी पहनते थे। दोस्तों, दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों से ये भी उम्मीद की जाती थी कि वे भारतीय पोशाक संहिता का पालन करें और दफ्तर भारतीय परिधान में ही जाएं। सन 1824 से 28 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट इस बात पर अड़ा रहा कि उसके सामने पेश होने वाले हिंदुस्तानी नंगे पांव आए, लेकिन इस जिद को कड़ाई से लागू नहीं किया गया। 19वीं सदी के मध्य तक जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बना तो पादुका सम्मान की ये रस्म खत्म हो गई। अब भारतीयों को किसी भी सरकारी संस्था में दाखिल होते समय जूते निकाल देने पड़ते थे। हाँ, यूरोपीय पोशाक पहनने वालों को इससे छूट मिली हुई थी। सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय इस नियम से त्रस्त महसूस करने लगे थे। दोस्तों, पादुका सम्मान नियम के उल्लंघन की एक मशहूर घटना 1862 में हुई थी। ये सूरत की अदालत में घटी थी। सूरत की फौजदारी अदालत में असेसर यानी लगान आंकने वाले के ओहदे पर कार्यरत जो थे मनोकजी कोवासजी एंटी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में जूते उतारने से इनकार कर दिया। जज जिद किए रहा कि श्रेष्ठ को आदर देने की हिंदुस्तानी परंपरा के मुताबिक उन्हें जूते उतारने होंगे, लेकिन मनोकजी भी अड़े रहे। अब अदालत में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई और उन्होंने विरोध जताते हुए बंबई के गवर्नर को पत्र लिखा। अंग्रेजों का कहना था कि चूंकि भारतीय किसी भी पवित्र स्थान या घर में घुसने से पहले जूते उतारते ही हैं, तो अदालत में भी वो ऐसा क्यों न करे। इस पर जो बहस चली उसमें भारतीयों ने कहा कि पवित्र जगहों या घर की बात दूसरी है। पहली बात तो ये कि बाहर में धूल और गंदगी होती है जो जूतों में लगकर अंदर साफ सुथरी जगहों तक चली आएगी, जहां लोग अक्सर जमीन पर खाते बैठते लेटते हैं। दूसरी बात, चमड़े का जूता तो वैसे ही अशुद्ध होता है, लेकिन अदालत जैसी सार्वजनिक जगह आखिर घर तो है नहीं। इन सब के बावजूद अदालत में जूतों के प्रवेश की इजाजत मिलने में बरसों लग गए थे। देखिए, अब आइए जानते हैं राष्ट्रीय पोशाक का डिजाइन। यहाँ पर एक देखिए, ये चित्र आप देखिए, इसमें ज्ञान नंदिनी टैगोर बाएं हैं, अपने पति सत्येंद्रनाथ टैगोर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हैं। उन्होंने पश्चिमी गाउन की तर्ज पर बने ब्लाउज के साथ साड़ी पहनी हुई है और ये रविंद्र भवन आर्काइव्स विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में एक फोटो है। दोस्तों, 19वीं सदी के अंत तक भारत में चारों ओर राष्ट्रीय भावना हिलोरे ले रही थी। भारतवासी राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक प्रतीक गढ़ने में जुट गए। कलाकार राष्ट्रीय शैली की कला तलाश रहे थे, जबकि कवि राष्ट्रगान रच रहे थे। राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को लेकर भी बहस छिड़ी। राष्ट्रीय पोशाक की खोज राष्ट्र की पहचान को प्रतीकात्मक ढंग से परिभाषित करने की इसी प्रक्रिया का हिस्सा था कि आखिर हमारी राष्ट्रीय पहचान हमारी पोशाक से कैसे कराई जाए। दोस्तों, हिंदुस्तान के कई भागों में ऊंची जाति के वर्ण स्त्री पुरुषों ने पोशाक को लेकर सचेत प्रयोग किए। बंगाल के टैगोर खानदान ने 1870 के दशक से हिंदुस्तानी मर्दों और औरतों के लिए राष्ट्रीय पोशाक डिजाइन करने की कोशिश की। रविंद्रनाथ टैगोर की राय थी कि भारतीय राष्ट्रीय पोशाक में हिंदुस्तानी और फिरंगी परिधान का नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमानी पोशाक का मेल होना चाहिए। इस तरह बटनदार लंबा कोट यानी
चपकन जो है पुरुषों के लिए सबसे सही माना गया। इसी तर्ज पे क्या हुआ कि अन्य सदस्यों के या अन्य क्षेत्रों की पारंपरिक वेशभूषा से प्रेरणा ले गई। आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर की पत्नी ज्ञानदानंदिनी देवी 1870 के दशक में बंबई से कलकत्ते लौट कर आई। उन्होंने पारसी शैली की साड़ी अपनाई, जिसका पल्लू बाएं कंधे पर ब्रोच से गुथा होता था और उसके साथ ब्लाउज और जूतियां पहनी जाती थी। इसका फौरन ब्रह्म समाजी महिलाओं ने भी इसको अपना लिया और तब से इसे ब्रह्मिका साड़ी कहा जाने लगा। ये शैली जल्द ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के ब्रह्म समाजियों और गैर ब्रह्म समाजियों में भी चल पड़ी। यहाँ पर देखिए, आरसी दत्त की बेटी सरला है, उन्होंने पारसी किनारे वाली साड़ी और मखमल का ऊंचे गले वाला ब्लाउज पहना हुआ है। देखें कि पहनावे की शैलियाँ किस तरह तमाम क्षेत्रों और हिस्सों में बदल रही हैं। यहाँ लेडी बच्चूबाई 1890 की फोटो है। ये मशहूर पारसी सामाजिक कार्यकर्ता रही। इन्होंने रेशमी गारा पहना है, जिस पर हंस और पियोनी नामक अंग्रेजी फूल का काम है। ये पारसी जेरोस्ट्रियन प्रोजेक्ट नई दिल्ली के सौजन्य से ये फोटो ली गई है। दोस्तों, लेकिन अखिल भारतीय शैली विकसित करने की कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई और आज भी गुजरात, कोडागू, केरल और असम की महिलाएं भिन्न भिन्न किस्म की साड़ियां पहनती हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने औरतों के पहनाव में विरोध बदलाव की कोशिशों का समर्थन किया, जबकि कुछ लोग इसके विरुद्ध थे। यहाँ त्रावणकोर की महारानी 1930 का फोटो है। पश्चिमी जूतों और लंबी बाह की मर्यादित ब्लाउज पर ध्यान दें। ये 20वीं सदी के आरंभ में यह शैली उच्च वर्ग में आम हो चली थी। इसके अलावा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन देखिए, 20वीं सदी के दशक में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप जानते हैं और इस आंदोलन के केंद्र में पहनावे की राजनीति थी। ये राजनीति क्या थी? इसमें स्वदेशी को अपनाना और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था। दोस्तों, अंग्रेज पहल व्यापार करने आए तो हिंदुस्तानी सूती वस्त्रों की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। 17वीं सदी में विश्व के उत्पाद का 1/4 हिस्सा भारत में बनता था और 18वीं सदी के मध्य में अकेले बंगाल में 10 लाख बुनकर थे। लेकिन ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने कताई और बुनाई का मशीनीकरण कर दिया और जो काम पहले हाथों से या व्यक्तियों द्वारा मानवीय रूप से होता था, वो अब मशीनों से होने लगा और जो है बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल के रूप में कपास और नील की मांग बढ़ गई और इसके साथ ही विश्व व्यवस्था में भारत की हैसियत बदल गई। हिंदुस्तान पर राजनीतिक हुकूमत से ब्रिटेन को 2 फायदे हुए। भारतीय किसानों को नील जैसी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जा सकता था और सस्ते बने ब्रिटिश उत्पाद आसानी से यहाँ पर मोटे कपड़ों की जगह खपाए जा सकते थे। इससे क्या हुआ कि मांग के अभाव में भारत के बुनकर बड़ी तादाद में बेरोजगार हो गए और मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम और सूरत जैसे सूती वस्त्र केंद्रों का पतन हो गया। लेकिन 20वीं सदी में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का बहिष्कार किया और उसकी जगह खुरदरी, महंगी और दुर्लभ खादी पहनने लगे। ये बदलाव कैसे आया? तो ब्रिटिश राज के खिलाफ बढ़ते विरोध को काबू में करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। बंग भंग की यही प्रक्रिया स्वदेशी आंदोलन में जोर पकड़ी। पहले लोगों से अपील की गई कि वे तमाम तरह के विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करें, माचिस और सिगरेट जैसी चीजों को बनाने के लिए खुद उद्योग लगाएं, जन आंदोलन में शामिल हैं और लोगों ने यह भी कसम खाया कि वो औपनिवेशिक राज का खात्मा करके ही दम लेंगे। खादी का इस्तेमाल देशभक्ति का कर्तव्य बन गया और महिलाओं से अनुरोध किया गया कि रेशमी कपड़े और कांच की चूड़ियों को फेंक दें और शंख की चूड़ियां पहनें। हथकरघे पर बने मोटे कपड़े को लोकप्रिय बनाने के लिए गीत गाए गए और कविताएं रची गईं। दोस्तों, पोशाक में बदलाव की बात ऊंचे तबके के लोगों को ज्यादा भाई, क्योंकि साधनहीन गरीबों के लिए नई चीजें खरीदवाना मुश्किल था। करीब 15 साल के बाद उच्च वर्ग वाले भी वापस यूरोपीय पोशाक पहनने लगे। उस समय बहुत सारे लोग राष्ट्रीय हित में एक साथ आ चुके थे, जबकि बाजारों में अटी पड़ी सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं का चुनौती देना असंभव था। इन सीमाओं के बावजूद स्वदेशी के तजुर्बे ने महात्मा गांधी को यह सीख अवश्य दी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई में कपड़े की भूमिका महत्वपूर्ण है। और यही देखिए, महात्मा गांधी जो है खुले बदन पर चरखा काटते हैं और ये उनका स्वदेशी के लिए जो है अपने हाथ से बुने हुए कपड़ों को पहनना, वो था उनका प्रयोग। महात्मा गांधी की सर्वपरिचित छवि यह है जिसमें वो खुले बदन, छोटी धोती पहने चरखा काट रहे हैं। चरखा काटने और खादी के दैनिक इस्तेमाल को उन्होंने महाप्रतीकों में बदल दिया। आत्मनिर्भरता का ये प्रतीक था कि हम स्वयं ऊन काटेंगे और उससे कपड़ा बुनेंगे और उस कपड़े का हम प्रयोग करेंगे।
दोस्तों, महात्मा गांधी के वस्त्र संबंधी प्रयोग में भारतीय उपमहाद्वीप में पहनावे के प्रति बदलते रवैये का सार छुपा हुआ है। गुजराती बनिया परिवार में पैदा होने के कारण अपने लड़कपन वे कमीज के साथ धोती या पैजामा पहनते थे और कभी कभार कोट भी। यहाँ देखिए बचपन की महात्मा गांधी की 7 साल पुरानी ये अपने सबसे पुरानी तस्वीर में महात्मा गांधी हैं। दोस्तों, जब वे कानून पढ़ने लंदन गए तो उन्होंने अपनी चोटी कटवा ली और बाकायदा पश्चिमी सूट अपना लिया ताकि लोग उन पर हंसे नहीं। वापसी पर भी उन्होंने पश्चिमी सूट पहनना जारी किया, भले ही एक पगड़ी और डाल ली। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में 1890 के दशक में वकालत करते हुए उनका पहनावा पश्चिमी ही था, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि असूटित रहना एक तरह से राजनीतिक घोषणा है। लुंगी कुर्ता पहनने का पहला प्रयोग 1913 में डरबन में किया, जब कोयला खदान मजदूरों को गोली मारे जाने के खिलाफ सिर मुड़ाकर उन्होंने सार्वजनिक शोक जाहिर किया था। यहाँ पर महात्मा गांधी 14 साल के अपने एक दोस्त के साथ उनकी फोटो है। दोस्तों, भारत वापसी महात्मा गांधी की 1915 में हुई। फिर वह काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे और साल भर में स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 साल बाद 2 सितंबर 1921 को उन्होंने ऐलान किया कि मैं चाहता हूं 31 अक्टूबर तक कम से कम अपनी टोपी और गंजी को त्याग ही दूं और सिर्फ धोती से काम चलाऊं। देह बचाने के लिए कभी कभी चादर ले लूं। मैं इस बदलाव की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे में मेरी आस्था नहीं है, यानी मैं दूसरों से ऐसा कुछ करने को नहीं करता जो खुद नहीं कर सकता। जब तक उन्होंने यह तय नहीं किया कि वे यही पोशाक जीवन भर पहनेंगे, बल्कि 1-2 महीने के लिए प्रयोग भर करना चाहते थे, लेकिन जल्द ही इसमें उन्हें गरीबों के प्रति निष्ठा भाव दिखा और कभी कोई वस्त्र धारण नहीं किया। हिंदुस्तान के फकीर सन्यासियों का बाना सचेत रूप से छोड़कर उन्होंने निर्धनतम भारतीय का पहनावा अपनाया। सफेद और खुरदुरी खाती उनके लिए शुद्धता, सादगी और गरीबी का प्रतीक थी, इसलिए इसे पहनना राष्ट्रभक्ति का पर्याय हो गया और पश्चिमी मूल्य उत्पादित कपड़ों का विरोध भी। 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए तो बिना कमीज के वो छोटी धोती पहने हुए थे। जब बकिंघम पैलेस जाने की बारी आई तो उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया और सम्राट जॉर्ज पंचम के सामने भी धोती में ही पधारे। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि सम्राट के हुजूर में जाने के लिए उन्होंने पर्याप्त कपड़े नहीं पहने हैं तो उन्होंने मजाक में जवाब दिया कि सम्राट ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े तो पहन ही रखे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की अगली पंक्ति में दाहिने से लंदन में उनकी फोटो है जब ये 21 वर्ष के थे यहाँ पे, और ये पश्चिमी 3 पीस सूट में है। जोहानसबर्ग में 1900 में अब तक पश्चिमी लिबास में टाई भी पहने हैं और 1913 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की पोशाक में यहाँ लुंगी और कुर्ता धारण किए हुए हैं। और गांधी जी यहाँ कस्तूरबा के साथ हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सादे लिबास में उन्होंने स्वीकार किया कि पश्चिमी अभिजात वर्ग के बीच उन्हें अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों की संगत में घर जैसा महसूस हुआ। दोस्तों, खादी पहनना सबके बूते में नहीं था। महात्मा गांधी का सपना था कि पूरा राष्ट्र खादी पहने। उन्हें लगता था कि खादी से जाति धर्म आदि के भेद मिट जाएंगे, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना सबके लिए आसान नहीं था। दोस्तों, क्या प्रतिक्रियाएं आई खादी के लिए, देखिए। इलाहाबाद के सफल वकील और राष्ट्रवादी मोतीलाल नेहरू ने अपना बेशकीमती पश्चिमी सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया, लेकिन उनका जो पोशाक था खुरदुरे कपड़े के न होकर बारीक कपड़े से बनी होती थी। जाति प्रथा के चलते सदियों से वंचित तबकों का पश्चिमी शैली के कपड़ों के प्रति सहज आकर्षण था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसे राष्ट्रभक्तों ने पाश्चात्य शैली का सूट कभी नहीं छोड़ा। कई सारे दलित 1910 के दशक में सार्वजनिक मौकों पर जूते मोजे और 3 पीस सूट पहनने लगे, जो कि उनकी तरफ से आत्मसम्मान का राजनीतिक वक्तव्य था। एक महिला ने 1928 में महात्मा गांधी को महाराष्ट्र से लिखा, 1 साल मैंने आपको हर किसी से खादी पहनने की गंभीर जरूरत पर बोलते सुना और हमने खादी अपनाने की ठानी, लेकिन हम गरीब गुरबा हैं। हमारे पति कहते हैं कि खादी महंगी है। मैं मराठी होने के नाते 9 गज की साड़ी पहनती हूं और बड़े बुजुर्ग उसे घटाकर 6 गज करने की बात पर राजी नहीं होंगे। सरोजनी नायडू और कमला नेहरू जैसी महिलाएं भी सफेद हाथ से बुने मोटे कपड़ों की जगह रंगीन और डिजाइनर साड़ियां पहनती थीं। तो दोस्तों, इस अध्याय में
क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह पहनावे में बदलाव का इतिहास एक तरफ जहां सांस्कृतिक रुचि और सौंदर्य की परिभाषा में बदलाव से जुड़ा है, वहीं यह आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के मसलों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए वेशभूषा में जब परिवर्तन दिखे तो हमें पूछना चाहिए कि ये परिवर्तन क्यों होते हैं, उनसे क्या असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं गांधी टोपी के इतिहास के बारे में। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में 1915 से भारत लौटने के बाद गांधी जी को कश्मीरी टोपी कभी कभार पहनते थे। उन्होंने सस्ती सफेद खादी टोपी का रूप दे दिया। यह टोपी खुद 1919 के बाद 2 साल तक पहनते रहते थे, फिर छोड़ दी। लेकिन वह राष्ट्रीय वर्दी बन चुकी थी, अंग्रेजों के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक। देखिए, कई सारे राष्ट्रभक्त गांधी टोपी पहनकर चलना अपनी शान मानते थे और कई लोगों को इस कारण लाठियां पड़ी या जेल जाना पड़ा। पहले विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन के जोर पकड़ने पर फूंदने वाली तुर्की टोपी पहनना हिंदुस्तान के उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतीक बन गया। हालांकि ढेर सारे हिंदू जैसे कि हैदराबाद के भी फैज टोपी पहनते थे, लेकिन जल्द ही यह सिर्फ मुसलमानों की पहचान बन गई। यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी पगड़ी में हैं, जड़ाऊ कश्मीरी टोपी पहने हुए हैं महात्मा गांधी यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, अपनी यूरोप यात्रा पर उनके कपड़े पश्चिमी सांस्कृतिक वर्चस्व के विरोध की अभिव्यक्ति बन गए थे। गांधी जी टोपी लगाए हुए हैं और सिर मुड़ाने के बाद महात्मा गांधी की तस्वीर है। तो दोस्तों, ये था। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।